जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर हम लोगों ने ओडीई और पीडी की बात हम लोग कर रहे थे, राइट। ओडी पीडी में तो मैं करूंगा अभी इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में बात, क्योंकि उसी पर मेन फोकस करना है। सबसे पहले मैं ओडीई की बात कर रहा था, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने बताया इससे पहले कि इस टाइप की एक कोई इक्वेशन थी, उसको डिफरेंशिएट करके मैंने ये कन्वर्ट कर दिया था प्रीवियस लेक्चर में, अगर वो आपने ध्यान से सुना हो तो दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, ये इस इक्वेशन से ये कन्वर्ट होके ये आई है, डिफरेंशिएट होके ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है। दैट मीन्स इस वाली इक्वेशंस का ये आपका सोल्यूशन, आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करके ये वाली वैल्यू आने वाली है, ये इसका सोल्यूशन, राइट। तो इसी को हम लोग देते हैं। चलिए, अब जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है कि आपने फर्स्ट ईयर में जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के कुछ मेथड थे, फर्स्ट यूनिट स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के, ठीक। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री को सोल्व करने के कुछ मेथड थे, उन मेथड को मैं रिकॉल करा रहा था प्रीवियस लेक्चर में, मैं फिर से करा देता हूँ। ये मेथड रिकॉल कराने का इसलिए मीनिंग है यहाँ पर कि ये मेथड आपको सेकेंड ईयर में भी आ सकते हैं कहीं पर भी। तो वो कौन कौन से मेथड थे मैं आपको जरा बता देता हूँ। जैसे कल मैंने बताया था आपको, एक था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का, एक था होमोजेनियस का, नेक्स्ट था एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। मैं हल्का सा आइडिया दे दूं आप लोगों को। सबसे पहले मैंने आपको बताया यही सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला, सेकंड होमोजेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चार मेथड थे, बहुत छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। जब कभी किसी भी क्वेश्चन में इनका यूज होगा वहां पर मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की, ठीक है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ऑब्वियसली इस टाइप की इक्वेशंस में ये फॉर्मेट होता है कि y वाला जो होते हैं एक साइड और x वाले सब एक साइड। अगर ऐसा आप कर सकते हैं देन आप वेरिएबल सेपरेबल का यूज कर सकते हैं, ठीक। इसको आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा इसको वर्किंग रूल हल्का सा मैं बताऊंगा अगर आपको, तो इस टाइप का इसका वर्किंग रूल है कि आप पहले आप सेपरेट कीजिए, उसके बाद इंटीग्रेशन कर दीजिए और आंसर कांस्टेंट लगाने के बाद। बहुत सिंपल मेथड था ये, तो ये काफी यूज होगा हमारे यहाँ पर भी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद था होमोजेनियस। तो होमोजेनियस की कुछ इस टाइप की इक्वेशन थी। इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर सेम डिग्री का होना चाहिए, राइट। अगर आप ऐसा है तो इसको कर सकते हैं। इसका वर्किंग रूल मैं बता दिया था, फिर बता देता हूँ। इस टाइप से आप वर्किंग रूल की हेल्प से इसको कर सकते हैं। यहाँ पर बार बार बता रहा हूं मैं, ये मेथड यहाँ पर रिकॉल करने का एक ही मीनिंग है कि आप लोग समझ जाएं कि किस टाइप की फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन होगी, हम उसको ही उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अगर वेरिएबल सेपरेबल वाली ये वाला मेथड है, अगर ये वाली टाइप की इक्वेशन है तो हम यही रूल लगाएंगे, और अगर ये टाइप की है तो हम ये लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहां से ये वाला स्टेप लगा दें। आज के लेक्चर में मैं लैग्रांजे स्टार्ट करने वाला हूं। लैग्रांजे में आप लोगों का एक फॉर्मेट होगा, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग काम करना है। अगर आपने उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं किया तो ये फिर आपसे सॉल्व नहीं होगा, जैसे कि प्रीवियस होता था। ये बार बार आपको मैं पुराना लेके चल रहा हूँ, इसीलिए चल रहा हूँ कि आप लोग समझ सके कि प्रीवियस ईयर में भी ऐसा ही होता था। फर्स्ट ईयर में ओडी में भी एक फॉर्मेट होता था और ऑर्डर को हम सल्यूट करते थे और आगे बढ़ते थे, उसके बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते, राइट। होमोजेनियस हो गया, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े थे और ये रिड्यूसिबल वाला करा लिया था हम लोगों ने। इसके अंदर भी इस टाइप का कुछ फॉर्मेट है, काफी बड़ा है, यहाँ पे हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। लीनियर डिफरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप की इक्वेशन होती थी। इस टाइप की इक्वेशन में आप लोगों ने देखा होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, फिर सॉल्व करते थे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ सामने इस टाइप से, ये रहा वर्किंग रूल। सबसे पहले ये इस टाइप की इक्वेशन होगी, ध्यान रखिएगा, बार बार कह रहा हूँ, फॉर्मेट यही होना चाहिए। अगर यही फॉर्मेट होगा तभी आप लोग आईएफ वगैरह निकालोगे। अगर फॉर्मेट ये नहीं है तो आप लोग इसको इस टाइप से सॉल्व नहीं करेंगे। नंबर वन, फॉर्मेट वही होना चाहिए जो हम लोग के वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग हो। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट ये है तभी हम लोग इसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अगर होमोजेनियस है तो प्रीवियस के अकॉर्डिंग, और इससे पहले वाला है सेपरेबल वाला तो हम तीसरा वाला लगाएंगे। हम बार बार इधर उधर मिसयूज नहीं करेंगे, इसका उठा के उधर लगा दिया, उधर पे इधर लगा दिया, वो नहीं चलेगा, राइट है जी। चलिए
आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, राइट। चलिए जरा आगे आए, ओडी पार्शियल का। ओडी हमने समझ लिया, ओडी के मेथड थे, और एक चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक फॉर्मेट है, एक डिजाइन है, उसी के अकॉर्डिंग अगर इक्वेशन है तो ही हम लोग डिजाइन आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं। अब हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पहला फॉर्मेशन था, दूसरा अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सॉल्व करेंगे उसका भी एक स्टैंडर्ड मेथड है, ठीक है, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक, उसको कहते हैं लैग्रांजे। मैं लिख देता हूँ, लैग्रांजे लीनियर इक्वेशन। इसका फॉर्मेट होता है P P प्लस Q Q इक्वल टू R। मैं सामने लिख देता हूँ एक बार, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसको हटाइए। ये हो गया PP प्लस Q Q इक्वल टू R। अब आप हो गए PP क्या है, Q Q क्या है, ठीक है। तो जहां पर जो कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R है, आर द फंक्शन ऑफ x y z। ये तीनों ही x y z के फंक्शन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए ये आ गया, वेयर P Q R आर द फंक्शन ऑफ x y z। और जहां पर ये स्मॉल p है वो ये, स्मॉल q है वो ये। इसको अच्छे से समझ लीजिए आप, क्योंकि सभी कुछ ये इसी पर डिपेंड करता है। यहां से 100% आपका इक्वेशन आने वाला है, राइट। तो लीनियर, जो लीनियर इक्वेशन होंगी फर्स्ट ऑर्डर की, ये वाली, इसका जो मेथड है फर्स्ट वो लैग्रांजे है। बाकी फिर रिमेनिंग है 4 फिट वगैरह, वो दूसरी तरह से यूज होंगे। फिलहाल एक ही मेथड है आपके पास, वो है लैग्रांजे, और उसका फॉर्मेट जो है इक्वेशन का वो ये होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तब आप अप्लाई नहीं करेंगे। मैं इसीलिए बार बार पीछे से कहता हुआ आ रहा हूँ कि लीनियर में dy अपॉन dx प्लस p y इक्वल टू q है तो ही करेंगे, वगैरह वगैरह। मतलब फॉर्मेट चेंज तो नहीं होगा। तो ये फॉर्मेट है, आपको बार बार ध्यान रखना है, लर्न करना टफ नहीं है। PP प्लस Q Q इक्वल टू R, वेरी इजी। PP Q Q R, सिंपल। यहाँ पर कैपिटल ध्यान रखिए, कैपिटल कैपिटल, 3 कैपिटल हैं, वो हैं ये x y z के फंक्शन, और जो स्मॉल वाले पोर्शन है वो आप जानते हैं पहले से, स्मॉल p और q है वो ये। तो वो टफ काम नहीं है, राइट। अब आते हैं इसके वर्किंग के, वर्किंग रूल क्या है, किस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। तो वर्किंग रूल में नंबर 1, तीनों लिख देता हूं पहले जी। वर्किंग रूल में सबसे पहले इसकी एक ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, ठीक है। इसको हटाऊं जरा, पहले वर्किंग में केवल ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, वो होती है ये। जैसे वहां पर ए था, ठीक है, IF था, CF PI ये सब चीजें हैं, ऐसे यहाँ सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। उसको निकालने का फॉर्मूला होता है ये dx अपॉन कैपिटल P कौन सा वाला, ये वाला, इक्वल टू dy अपॉन Q और इक्वल टू dz अपॉन R। ये आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन है, स्टार्टिंग यहीं से होगी। ये स्टेप है वर्किंग रूल, आपको मैंने बता ही चुका हूं, ठीक है। तो ये आपको लर्न करनी है बहुत अच्छे से, जो कि बहुत टफ काम नहीं है, राइट। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्योंकि तीनों आपस में इक्वल हैं, तो कोई भी दो, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी और ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी और ये दोनों भी आपस में इक्वल। ऑब्वियसली जब 3 कोई भी चीज इक्वल है तो वो आपस में इक्वल होंगी एक दूसरे के। तो 3 केस बनते हैं। ये टर्म, इसको मैं फर्स्ट टर्म बोलूंगा, इसको मैं सेकंड टर्म बोलूंगा, इसको मैं थर्ड टर्म बोलूंगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टर्म में आपस में इन तीनों को इक्वल कर सकते हैं। अब इन्हीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम कोई भी दो को, इसको और इसको, या इन दोनों को, या इसको और इसको, तीनों 3 केस है, 3 में से एनी 2, कोई भी 2 केस ले लीजिए, कोई भी 2 केस जो आपको इजी लगे। वहां पर जब न्यूमेरिकल आएगा मैं बताऊंगा, कोई भी 2 केस ले लीजिए। जैसे सपोज फर्स्ट और सेकंड केस ले लिए हमने दोनों आपस में, तो dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q। इनको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व मींस, अब आप देखो ये क्या है dx, ये क्या है dy, बन गई ना ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब आप यहाँ सेपरेबल लगाइए, होमोजेनियस लगाइए, कौन कौन से मेथड आप लगा सकते हैं वो आपको यहाँ लगाने हैं, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद एक इक्वेशन बन जाएगी 1। मैं इसको u इक्वल टू a मान लेता हूँ सपोज, या C1 मान लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने माना C1 माना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप a मान लीजिए कांस्टेंट। अब कोई दूसरा ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, फिर दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा। बस इन दोनों को किसी एक फंक्शन में रख दीजिए। केस नंबर 3, इनको दोनों को एक फंक्शन में रख दीजिए इस टाइप से, फंक्शन b। तो दोनों को क्या कीजिए, u और b यहाँ रख दिया हमने। सपोज ये आ गया था
C1, ये आ गया C2। अब इन दोनों को क्या कीजिए, फंक्शन ऑफ u और v रख दीजिए इक्वल टू 0। एक आंसर ये, या दूसरी लैंग्वेज में कहिए ये वाला, ये दोनों लैंग्वेज में कह सकते हैं। अभी आपको सर के ऊपर जा सकता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे तब थोड़ा समझ में आने लगेगा और अच्छे से, क्योंकि सब अभी तो ओवरव्यू चल रहा है टोटल कि ये होगा ये होगा ये होगा, राइट। जब स्टार्ट करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। इसी वर्किंग रूल को मैंने कुछ और अच्छे समझाने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में काम किया है, जरा देखें क्या है वो। सबसे पहले इक्वेशन तो वही होगी, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, पी पी क्यू क्यू आर। दूसरा ऑक्सिलरी इक्वेशन इस टाइप की होगी, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। मेन है ये वाली लाइन, थोड़ी एक्स्ट्रा है इसके अंदर। लास्ट वाली लाइन भी बिल्कुल वही है, देखो लास्ट वाली वही है, बस एक स्टेप वर्किंग रूल में ये ऐड किया हुआ है, हल्का सा आइडिया। वो क्या है, वो ये कहना चाह रहा है, solve the auxiliary equation by the method of grouping or the method of multiplier or both to get two independent solutions। कोई भी दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन निकाल लीजिए, ये हम निकालेंगे, लेकिन इसने एक वर्ड यूज किया मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर की हेल्प से इसको सोल्व कर सकते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। लेकिन हल्का सा ओवरव्यू दे दूं आपको, क्या मल्टीप्लायर जो है, मल्टीप्लायर क्या होते हैं। कल भी मैंने आपको आइडिया दिया, क्या सपोज ये मान के चलिए ये था 1/2 इक्वल टू 2/4 3/6। ये तीनों आपस में इक्वल हैं, ये तीनों आपस में इक्वल हैं। अगर मैं ये इसके इक्वल करूं तो ऑब्वियसली कर सकता हूं, ये इसके इक्वल कर सकता हूं, और ये वाला इसके इक्वल कर सकता हूं। ये तीनों इक्वल हैं, सेम मैं ऐसा बनाने की कोशिश की है मैंने, राइट। अब यहाँ पर क्या कहा गया था, यहां से कहा गया था कि कोई भी दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकाल लीजिए, कोई भी दो, इन दो को लेके। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, ऐसे ऐसे मैथ्स क्वेश्चन आएंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। आप इन तीनों में से कोई भी दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आपसे नहीं निकल पाएंगे, मतलब बहुत बहुत टफ होने वाला है। तो जब वो नहीं होंगे तो ऐसे में आप मल्टीप्लायर का यूज भी कर सकते हैं, यानी आप चाहे तो इसके आगे एक टर्म और लेके आ सकते हैं। देखो क्या कर सकते हैं, क्या मैं इसकी मल्टीप्लाई, सिंपल बता रहा हूँ तो मैं, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं ऊपर 1 + 2 + 3 और नीचे ऐड कर दूं सबको 2 + 4 + 6, एक 1/2 ही आएगा, ठीक है। चेक कर लीजिए, 3 2 5 और 6, ऐसे यहाँ चेक कर लीजिए, 6 4 10 और 12, 6 से 12 काटोगे 1/2 आ गया। अब आपके पास क्या हो गया, ये चार आपके इक्वेशन बन गई है, छोटी सी टर्म बन गई है। पहले थी 1 2 3 और 4, अब हो गई है, सॉरी पहले थी 3, अब हो गई है 4। अब आप क्या है कि 1 को 4 के साथ भी मैच करा सकते हो, 2 को 4 के साथ भी मैच करा सकते हो, 3 को भी 4 के साथ मैच करा सकते हो। आपके पास इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालने के अब उससे ज्यादा स्टेप मिल गए हैं। अब आप ऑप्शन बहुत ज्यादा हैं, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। फाइनल, इसको जरा मैं हटाऊं, ठीक। तो ये हो गया। आप चाहें, अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी चाहे ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग कि 1 में से 2 माइनस कर दें और यहाँ 2 में से 4 माइनस कर दें, आप देखोगे फिर वही आंसर आ रहेगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, 2 में से 3 माइनस कर सकते हैं और 4 में से 6 माइनस कर सकते हैं, तो भी वही आंसर आएगा। अब कितनी टर्म हो गई हैं, 1 2 3, ये तो थी, ये तो स्टार्टिंग में हमें मिली हुई है, ठीक है। उसके बाद हमने एक नई टर्म ये बना ली, एक टर्म ये बना ली, एक टर्म आगे बना ली, और भी बना लेंगे। आप चाहे इनको मल्टीप्लाई करके, मीन्स कुछ कांस्टेंट से, यहाँ मैंने लिखा भी है LMN, आप LMN से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं अच्छे से कल डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए बहुत बार ऐसा होगा कि ये सॉल्व नहीं होंगी। जब सॉल्व नहीं होंगी तो हम लोग इस टाइप से उनको प्लस माइनस प्लस ये सब कर सकते हैं, ठीक। अब प्लस भी कर सकते हैं, यहाँ मैंने माइनस किया था ना, ये मैंने माइनस किया था, इसको हटाएं जरा। आप ऐसा भी कर सकते हैं 1 + 2 / 2 + 4, देखो इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, इसको और इसको, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, समझ रहे हैं। ये देखो इसको और इसको मैंने ऐड करके लिख दिया है। आप चाहो तो इन दोनों को ऐड करके एक नई बना लो, 2 + 3 और 4 + 6 हो गया 1/2। कुल मिला के ये 3 को कभी भी प्लस माइनस ग्रुपिंग बनाइए, मल्टीप्लायर यूज कीजिए, नई टर्म बनाते रहिए, उन नई टर्म से इनको आपस में इक्वल करते रहिए सबको, अब कोई ना कोई मिल ही जाएगा। अगर केवल 3 के ऊपर डिपेंड हो आप ना, तो नहीं होगा। इन तीनों के ऊपर डिपेंड हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है,
राइट है जी। चलिए फिर मैं आगे स्टार्ट किया था, जरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए न्यूमेरिकल पे आते हैं, कम से कम एक न्यूमेरिकल हो जाए। तो सपोज ये न्यूमेरिकल है, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इक्वेशन है आप लोगों की, ठीक है, ये राइट। सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको क्या करूंगा मैं, कंपेयर करूंगा पीपी प्लस क्यूक्यू इक्वल टू आर। ये इक्वेशन देखिए, ये ओडी तो है नहीं है। अगर ओडी नहीं है तो वो चार मेथड में से कोई मेथड नहीं लगेगा। ये आपकी पीडीई है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की लीनियर में केवल एक ही मेथड पढ़ा। अभी तक तो आपने लैग्रांजे ही पढ़ा है, तो लैग्रांजे से सॉल्व होगा अभी तो खैर, लेकिन एग्जाम में आएगी तो वहां सोचना पड़ेगा आप लोगों को। ये लीनियर साफ साफ दिख रही है पी और क्यू की फॉर्म में। नेक्स्ट लेक्चर में धीरे धीरे बताऊंगा कि कैसे सेकंड ऑर्डर और नॉन लीनियर किस टाइप की इक्वेशन होती है। तो मैं क्या करूंगा, इसको कंपेयर करूंगा इसके साथ, राइट। और कंपेयर करने से मैंने देखा कि कैपिटल पी की वैल्यू ये है वाई जेड, कैपिटल क्यू की वैल्यू यहाँ है, और आर की वैल्यू ये एक्स वाई। बताएं, मुझे नहीं लगता इसको कोई प्रॉब्लम है। कंपेयर किया, मैं नीचे लिख देता हूँ, चलिए इसको हटाइए। तो P की वैल्यू लिख दी, Q की रख दी और R की रख दी। अब मैं क्या करूंगा, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालूंगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने आपको अभी बताई थी वर्किंग रूल में, स्टेप नंबर 1, dx अपॉन P इक्वल टू dy अपॉन Q इक्वल टू dz अपॉन R। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है स्टेप नंबर 1। तो मैंने वही किया। चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे। ये लिख दी मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब P की वैल्यू क्या है, ये रख दिया। Q की वैल्यू यहाँ पर है और R की वैल्यू यहाँ पर है, ये तीनों रख दिया। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, फाइनल। अब आ गया काम, केस नंबर 1। केस नंबर 1 हो चुका, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। सब्सिडायरी इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, नो प्रॉब्लम, ऑक्सिलरी इक्वेशन भी बोल दीजिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई। स्टेप नंबर 2, अब आप क्या करेंगे, इनको किसी भी दो को इनको जरा बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 2 प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि अब इनको क्या करना है, कोई भी दो ले लीजिए, ठीक है, एनी टू। कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि कोई दूसरे दो लें, कुछ स्टूडेंट दूसरे लें, दोनों के सेम आंसर आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते, डोंट वरी। अगर सेम नहीं आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें मालूम होता है कि किस क्या क्या आंसर आ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहा हूं मैं, फर्स्ट और सेकंड को ले लेता हूं। ये दो टर्म है, फर्स्ट वाली टर्म और सेकंड टर्म को इक्वलेट करने को, इसको हटा दीजिए जरा, इसको हटाओ, ये हट जाएगा। केवल दो टर्म बचेंगे, इन दोनों टर्म को मैं यहाँ लिख लेता हूँ और इक्वल करता हूँ, फिर देखो क्या होता है, बहुत ईजी है। चलिए ये लिख लिया मैंने यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड से ये आ गया, फर्स्ट और सेकंड, देखिए है यही सब कुछ, गुड। अब आ गया काम, यहां से केवल यहां से जरा देखिए, आगे मत देखिए अभी। यहां से ये जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, अगर ऐसा है तो ये कन्वर्ट होके आ गया dx अपॉन दिस। अब ये आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे ये x इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आगे का गेम स्टार्ट होता है, जरा आप समझ लीजिए। अब आपके पास ये एक सिंपल फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, ऑर्डिनरी ओडी। अब आप गेम स्टार्ट होता है, किस पे कितना आता है यहां मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन बार बार चेंज होंगी इक्वेशन, फिर प्रॉब्लम आएगी, ठीक। तो प्रीवियस अगर आप बुक है, नोटबुक है, कुछ है तो अगर रिवाइज कर लें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो मैं यहाँ बता ही रहा हूँ आपको। जरा यहाँ देखिए, अगर मैं इसको इधर पहुंचा दूं, एक्स को और वाई को उधर पहुंचा दूं, तो ये सेपरेबल वाला केस सा बन जाएगा, मतलब ये अलग अलग हो गए आराम से। एक्स वाले वन साइड, दूसरे वाई वाला दूसरी साइड। वही किया मैंने, क्या, चलिए मैंने एक्स की मल्टीप्लाई इधर कर दी, ये आ गया, और वाई की इधर कर दी, ठीक। माइनस में है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन। हमें तो ये dx हटाना है, हमको डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ही तो हटाना था। सॉल्व करने का मतलब क्या है, कोई इक्वेशन है dy अपॉन dx प्लस समथिंग, लास्ट में आंसर क्या आता है, y इक्वल टू समथिंग, यानी हमको d हटाना है। तो d हटाने का मतलब इंटीग्रेशन करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट मैंने यहाँ लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y dy इक्वल टू कांस्टेंट c1, राइट। अब जरा ये बताइए x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऑब्वियसली x स्क्वायर बाई 2, y का क्या होगा, y स्क्वायर बाई 2, राइट। लास्ट में कांस्टेंट है c या c1, उसको मैंने यहाँ c1 बाई 2 कह दिया, जिससे कि 2 से 2 कैंसिल हो जाए, जिससे कि 2 से 2 कैंसिल हो जाए। अदरवाइज आप इसको c1 भी कह सकते हो, ये आपने स्टडी किया है पहले, मुझे ध्यान है, फर्स्ट ईयर में बहुत इजीली ये था। अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो c1 की वैल्यू आ गई, ये c1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़े, इस बार मैं क्या लूंगा, फर्स्ट और थर्ड को ले लूंगा,
या सेकंड और थर्ड को ले लूंगा, किसी भी केस को ले लीजिए जो आपसे सॉल्व हो सके। वहां पर आपको ये रट के नहीं चलना है फिक्स है कि यही करना है, ठीक है। आप कोई भी केस, आप पहले ये केस ले चुके, अब ये नहीं लोगे दोबारा से। अब आपके पास दूसरा केस है, फर्स्ट और थर्ड ले लीजिए या सेकंड और थर्ड ले लीजिए, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड कोई भी आप ले लीजिए। तो मैं फर्स्ट और थर्ड ले लेता हूँ, शायद मैंने इसमें फर्स्ट और थर्ड लिया है। अगर आप सेकंड और थर्ड भी ले लोगे तो भी यहाँ एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बाई इधर चला जाएगा, हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर आपको दूसरे ऑप्शन को सोचना ही पड़ेगा, राइट। यहाँ मैंने क्या लिया है देख लेते हैं। फर्स्ट और थर्ड ले लिया मैंने, फर्स्ट और थर्ड, ये आ गया यहाँ पर। अब यहाँ देखो क्या कैंसिल हो रहा है, y से y कैंसिल, तो ये आ गया dx अपॉन z, ठीक है। अब z इधर चला जाएगा, x इधर चला जाएगा, ये बन गया। बाई चांस ये ऐसा ना बनता, ये होता dx के नीचे x होता, ये होता ऐसे, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है। ये होगा तो क्या मल्टीप्लाई करोगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो खुद ही वेरिएबल सेपरेबल वाला केस है। इंटीग्रेशन करेंगे उसका log x हो जाएगा, होगा ना। तो फिर हम क्यों उधर मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर x को x के साथ जाना ही पड़ेगा, इसके फैमिली के साथ। z इधर चला गया, अब ये इधर जाके माइनस हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा इसका, x dx माइनस इंटीग्रेशन z dz इसका टू c2। इस बार c2 रखेंगे, c2/2 भी रख सकते हैं जो यहाँ रखा है मैंने, c2। अब मैं इसका करूंगा तो x²/2, ये z का करूंगा तो ये, और जो c है उसको c ही रखेंगे या c2/2 रखेंगे, जिससे 2 से 2 कैंसिल हो जाए, इसलिए ऐसा किया है। ये बहुत इजीली आप लोग जानते हैं। तो अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया c2, बस इतना समझिए। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इसको छोड़ दीजिए अभी थोड़े टाइम के लिए, बस यही दो आंसर है आपके। अब क्या करना है, इन्हीं दोनों को उठाइए और एक फंक्शन में रख दीजिए, इस पोर्शन को और इस पोर्शन को उठाइए। कैसे, मैं लिख देता हूं, इस पोर्शन को, इस पोर्शन को, फंक्शन बनाइए कोई भी, यहाँ लिख दीजिए c1, c2 इक्वल टू 0, बस यही आंसर है आपका। c1 की वैल्यू क्या है, ये रही, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन नंबर 1, c1 की वैल्यू हो गई x² प्लस y², कोमा यहाँ से c2 रखेंगे तो दैट इज x² माइनस z² इक्वल टू 0। यही आपका आंसर है, यही मैंने यहाँ लिखा है। तो मैं सबको हटाऊं तो ये लिखा हुआ वही है जो मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया था कि फंक्शन के अंदर c1 c2 रख दीजिए, राइट। चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे थे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। इसमें फर्स्ट हम लोग इस टाइप के इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर विद PP प्लस QQ इक्वल टू R, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक। तो कंपेयर करेंगे तो स्मॉल p वाला पोर्शन स्मॉल p से ही कंपेयर होगा, चाहे वो बाद में हो या उल्टा ही हो, उधर क्यों ना हो। ऑब्वियसली इसमें बताने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक। तो मैं वही करता हूँ। चलिए आगे बढ़ाएं जरा क्वेश्चन को, ये आ गया। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होंगी वही होती हैं, आप लोगों ने देखी होंगी, dx अपॉन p वाला पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो एक पोर्शन और लिख दीजिए कि कंपेयर विद दिस दिस दिस, ठीक है। नहीं तो आप धीरे धीरे समझदार हैं, अब ये इजीली कर सकते हैं। अब ये कैपिटल P की वैल्यू उठा के ये वाली पोर्शन, Q की ये वाली पोर्शन और R की ये वाली पोर्शन हम लोग रख देंगे। चलिए, रखने के बाद मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये आ गया आप लोग, P की वैल्यू माइनस kx, Q की वैल्यू y, ये रख दिया x और y, और R की वैल्यू z, ये रख दिया आपको, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, गेम होता है अब स्टार्ट, ठीक। अब आपको इन दो को ले लेना है या इन दो को ले लेना है, या फिर आप इन दो को ले लीजिए, कोई भी। ये 3 केस हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, एनी 2, कोई भी दो। अगर इन तीनों में से कोई दो ऐसे नहीं मिल पा रहे हैं कि ये सोल्व ही नहीं हो रही है इक्वेशन, तो फिर हम लोगों को मल्टीप्लायर पर जाना पड़ेगा, जिसको हम कल लेंगे लेक्चर। मल्टीप्लायर एक और आ जाएगा ना, सपोज यहाँ पे, सपोज एक और वैल्यू आ गई, सपोज यहाँ a अपॉन b। अब क्या होगा, इसको इसके इक्वल कर लो, इसके इसको इक्वल कर लो, ये इसके कर लो, ये इसके कर लो, ये इसके कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो। 5 to 7 मिल गए आपको, कोई ना कोई तो मिलेगा, ठीक है। ये मल्टीप्लायर का यूज करके बनती है नई टर्म, ठीक। मल्टीप्लायर पे हम लोग कल डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल के लिए मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट 2 ले लेता हूँ, फर्स्ट और सेकंड मैं आप लोगों के लिए ले लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ले लेता हूँ सबसे पहले, इन दोनों को। चलिए आगे बढ़ाएं जरा। तो जैसे ही मैंने इन दोनों को लिया, जरा यहाँ देखिए, तो जरा इसको देखिए, वही जो मैं अभी बताया था इससे पहले, dx अपॉन x, जरा इसको इंटीग्रेट करेंगे, dx अपॉन x, इसको इंटीग्रेट कीजिए, माइनस से बाहर रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी टाइप से यहाँ पर आएगा, ठीक है।
प्लस C1 या C2 जो भी कांस्टेंट है। अब जैसे आप इसको लोगे तो ये हो जाएगा log x। बताएं, माइनस है तो माइनस के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फर्स्ट आपने स्टडी किया है, ये 2 यूनिट यही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर फर्स्ट ईयर बेस नहीं है तो फिर आप डाउन जाने वाले हैं, तो आप लोग फर्स्ट ईयर वाला पोर्शन, अब log x ये कहां से आ गया वगैरह वगैरह सिस्टम नहीं चलेगा। ये बेसिक चीजें हैं, ये आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट होनी ही चाहिए। जो I5 आपने I7 9 ले रखा है, आपके माइंड में सब में I9 चल रहा है, तो ये वाला पोर्शन आपके माइंड में होना ही चाहिए कि माइनस के log x। ऐसे ही यहाँ पर है, y को किया तो log y आ गया। अब ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसको आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। सिचुएशन कह रही है C1/2 तो C1/2 लिख देंगे, अगर वो स्क्वायर को बोलेगा तो स्क्वायर बोल देंगे। लेकिन बात चल रही है log की तो log की ही ले लिया। ये भी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में समझा होगा कि कैसे हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग कांस्टेंट ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इनका log ले लिया, और ये जो वाला पोर्शन लिया है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है, मौसम को देख के काम करता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, log ले लीजिए। अब इसको पहुंचा दीजिए इधर, ये आ जाएगा माइनस के log x माइनस के log y इक्वल टू log a, ठीक है। उसके बाद माइनस 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 कैंसिल कर लो, एक तरह से इधर माइनस था, ये माइनस कैंसिल कर दो, ये वाला पोर्शन ये प्लस में हो गया, तो ये हो जाएगा log x y इक्वल टू log a। log से log इनडायरेक्टली काट के x y इक्वल टू a आ जाएगा। मैं इसको फेयरली लिख देता हूँ, चलिए ये देखिए, इन शॉर्ट बड़े छोटे में काम खत्म कर दिया। ये इसको इधर पहुंचाएंगे, जो मैंने अभी लिखा था उसको a लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 बन गए। ये एक C1 की तरह है, इसको C1 भी कह सकते हैं आप, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। अब नेक्स्ट, अब आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप कोई भी ले लीजिए, इन दो को ले लीजिए, आप फर्स्ट और थर्ड को ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, log ही लेना है, तीनों सिंपल है, इसमें तीनों मेथड से हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने शायद इस पीपीटी में किया है, मैंने लास्ट के 2 लिए हैं, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट और थर्ड लेने लगूंगा तो मुझे फिर पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक। तो मैंने क्या किया, वही ले लिया, फिर इन दोनों को फ्रॉम लास्ट 2 दोनों को ले लिया, इन दोनों को सोल्व किया तो ये आ गया, ये इसके नीचे आ जाएगा, सोल्व करके वैल्यू आ जाएगी y अपॉन z की फॉर्म में, y अपॉन z इक्वल टू b। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 2 कांस्टेंट आ गए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट a और b। बस अब क्या करना था, क्या बताया था, आंसर। लेकिन a और b की वैल्यू रख दीजिए नीचे, a की वैल्यू है xy कोमा y अपॉन z इक्वल टू 0, फाइनल। बस यही आंसर मैं लिख देता हूँ, ये रहा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दिस वन, आंसर लिख दीजिए। दूसरी लैंग्वेज भी है इसके लिखने की, ऐसे भी लिख दोगे तो भी चलेगा, a इज द फंक्शन ऑफ b, कुछ बुक में ऐसा भी है, नो प्रॉब्लम। दोनों का मीनिंग एक ही है कि दोनों के बीच में एक रिलेशन है, a इक्वल टू फंक्शन ऑफ b, यानी a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है ये रही, x y इक्वल टू फंक्शन ऑफ b की वैल्यू कितनी है, y अपॉन z। बस या तो ये रख दीजिए या ये रख दीजिए, दोनों सही आंसर है। यहां पर भी 2 आंसर हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट और थर्ड ले ली होती, फर्स्ट और थर्ड को ले लिया होता तो इसका क्या था, माइनस के log x इक्वल टू log z, फिर यहाँ log b या c मान लेते, राइट। चलिए आगे बढ़े। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर सिस्टम क्या कहता है, यस, इसको सॉल्व कीजिए। अब ये ऑर्डिनरी तो है नहीं, ऑब्वियसली सिलेबस में ये ऑर्डिनरी नहीं है, हमारे पास तो पार्शियल है, तो ये है p, ये है q, ये है r। पहले कंपेयर करेंगे फिर आगे बात करेंगे इससे हम। चलिए तो मैं लिख लेता हूँ, ये हो गया, और कंपेयर कर दिया, डायरेक्ट ही लिख दिया dx, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, राइट। ऑक्सिलरी इक्वेशन से पहले आप लिख भी दीजिए चाहे तो, कि ये आप लोगों का आ जाएगा, इसके नीचे p, इसके नीचे आ जाएगा ये था y, q और z के नीचे आ जाएगा r। ये भी लिख दीजिए शायद इससे पहले यहाँ पर, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। p की वैल्यू ये रही, राइट। कंपेयर विद pp प्लस qq इक्वल टू r। ये बच्चों का खेल है अभी स्टार्टिंग। आप लोग क्या करेंगे, स्मॉल p के मल्टीप्लायर में यहाँ पर देखो क्या है, कैपिटल P, ये हुआ y स्क्वायर, राइट। ऐसे यहाँ q है, वो रहा ये, और r ये रहा। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब यहां से गेम स्टार्ट होता है, कोई भी ले लीजिए, फर्स्ट और सेकंड ले लीजिए, सेकंड थर्ड ले लीजिए, जिससे हो सकता हो। अगर आंख बंद करके मैं लेने लगा
हो सकता है कि वो आगे चल के शायद सोल्व ना हो, तो पहले ही हल्का सा आइडिया देख लीजिए कि कौन किससे कैंसिल वैंसिल हो रहा है। जैसे ये देखो, इन दोनों को देखिए जरा आराम से, ये क्या बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, ये बाई को उधर पहुंचा देंगे। ये आइडिया पहले ही लगा लीजिए कि कौन किसके साथ कैंसिल हो सकता है और बात बन सकती है, राइट। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो फिर किसी दूसरे को ले लेना, अगर नहीं समझ में आया तो पहले 1 2 ले लो, जब वो सोल्व नहीं होगा तो फिर फर्स्ट और थर्ड ले लेना, या सेकंड और थर्ड ले लेना, ठीक है। जनरली फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में मिल जाता है कोई ना कोई, ठीक। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, फर्स्ट और सेकंड। जब मैं इन दोनों को लूंगा तो जरा मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, ये ले लो। अब देखिए जरा, अब गेम स्टार्ट होता है फर्स्ट ईयर गेम। फर्स्ट ईयर गेम मींस फर्स्ट ईयर की नॉलेज। अब यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे आप। अब बताइए इसको कैसे सॉल्व करें। अगर मैं इसका लॉग ले लूंगा इंटीग्रेशन, तो dx के नीचे x होना चाहिए था, तो मैं इस x को यहाँ तो नहीं पहुंचा सकता हूँ, लेकिन मल्टीप्लाई में तो पहुंचा सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर ले जाऊंगा, इसको इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल, ठीक है। मैं लिख देता हूँ आगे, चलिए ये आ गया। अब बताएं, अब तो इंटीग्रेट होगा, कहाँ जाएगा बच के। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। yes, sir. इंटीग्रेट करेंगे x का क्या हो जाएगा, x² 2 प्लस c, ठीक। मैं आगे लिख देता हूँ, ये आ गया कांस्टेंट c। लेकिन सिचुएशन ऐसी क्या रही है, बारिश हो रही है, तो लॉजिक सादा ले लिया हमने, 2 से 2 कैंसिल। अब तो ठीक, सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अगर वो 2 डिवाइड में है तो 2 ही हम करके काम चला लेंगे। हमें एक्चुअली c कांस्टेंट चाहिए। अगर मैं ये बाय 2 नहीं लिखता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये 2 आपको परेशान करते रहता आगे। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद अब आपके पास ऑप्शन है कि आप कौन सा वाला पोर्शन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ले लूं, x से x कैंसिल कर लूं, इधर मल्टीप्लाई वगैरह कर दूं, शायद बन जाए, ठीक है। ये चीज अगर थोड़ी लेंथी क्वेश्चन है, वो नहीं समझ में आ रही है, तो वो करने के बाद ही समझ में आएगी, या प्रैक्टिस से आएगी। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, मुझे तो दिख रहा है कि कैसे से होना है या हो जाएगा। दूसरी बात, मेरे पास तो पीपीटी है, पहले से प्री प्लान है सब कुछ, ये ऐसे से होने वाला है। लेकिन आपको जरा ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को ले लूंगा तो कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा। सोचो, तो यहाँ सोचो, ये दोनों ले चुके, अब क्या है, या तो इन दोनों को इक्वल करो या इन दोनों को इक्वल करो। अगर मैं इन दोनों को इक्वल करूंगा तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y स्क्वायर इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो भी मुश्किल लग रहा है, समझ रहे हैं। क्योंकि यहाँ तो x y z तीनों ही आ गए, x भी है, y भी है और z भी है। तो ऐसे में इधर मल्टीप्लाई करके कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। लेकिन अगर इधर आ जाए तो बात बन सकती है। इन दोनों को देखो, x x कैंसिल हो जाएगा, कम से कम एक वेरिएबल तो कैंसिल हुआ, तो लास्ट का 2 डिजिट ले लेंगे। ये डिपेंड करता है आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ छोटी मोटी ट्रिक हो सकती हैं, ठीक है, कि आपने फर्स्ट और सेकंड लिए, सेकंड थर्ड लिए, ये आपको प्रैक्टिस से ही मालूम होगा। आप डेली प्रैक्टिस कीजिए कि हाँ ऐसा करना है। जैसे मैंने आपको बताया, इन दोनों को लेने से क्या बेनिफिट है, x x कैंसिल हो जाएगा, बात बन सकती है आगे बढ़ेंगे। तो अभी फाइनल नहीं है। अगर बाई चांस ये क्वेश्चन तब भी ना हुआ तो फिर एक और मेथड मैंने आपको बताया, जो कल बताएंगे, हम एक और वेरिएबल सॉल्व करेंगे मल्टीप्लायर से, एक नई टर्म आ जाएगी। अब तो करेगा, इसको किसके इक्वल कर देंगे या इसको इसके इक्वल कर देंगे, फिर तो जाएगा, कहाँ जाएगा बच के, होगा, सॉल्व तो होगा। लेकिन अभी सिंपल है तो ऑब्वियसली हो जाएगा जी, आप समझ गए होंगे। मैंने क्वेश्चन लिया है तो सॉल्व हो ही जाएगा आज के दिन, नहीं तो कल वाले टफ होंगे। चलिए, तो ये आ गया C1 की वैल्यू, ये मैं इसको लिख देता हूँ। चलिए, ये आ गया C1, ठीक है, C1 आ गया। अब नेक्स्ट लेता हूं मैं लास्ट की टू टर्म, इसको टर्म बोलूंगा मैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म बोलूंगा नहीं, आपको लिख भी लेना है कि टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, या इक्वेशन भी कह सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस टाइप की, ठीक है, टर्म है इक्वेशन। तो मैंने क्या किया, लास्ट 2 इक्वेशंस को ले लिया, 2 टर्म को ले लिया, ठीक है। अब ये ले लिया, अब होगा थोड़ा सा और फर्स्ट ईयर का गेम, स्टेप नंबर 2, स्टेज बोलते हैं सर आप लोग, स्टेज नंबर 2 स्टार्ट हुई थोड़ी सी। अब यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया था, ये आ गया था। अब क्या लोगे, अब क्या इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूं, ये तो हो जाएगा लोग भाई, इसका क्या करेंगे। अब आपको ये देखना है कि क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर का कितना हमको लर्न है। मेरा काम आप लोगों को लैग्रांजे पढ़ाना था, पुराना वाला आपको होना चाहिए, लेकिन मैं आपको कराऊंगा। लेकिन वो आपको जितना अच्छा कर लेंगे वहां आपका टाइम बच जाएगा। लैग्रांजे वाले ने तो काम खत्म कर दिया ना, इतना ये था लैग्रांजे, बस खत्म हो गया। अब तो ये तो फर्स्ट ईयर है, बस यही प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को, यहाँ सोल्व नहीं होता है। तो अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं आगे क्या आता है। यहाँ से y इधर, ये इधर, तो देख लेते हैं, ये आ गया, ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से देखना है। कुछ लोगों की प्रैक्टिस अच्छी है तो वो ऑटोमेटिकली बड़ा इजीली समझ गए होंगे कि अब क्या होने वाला है, ठीक है।
और जिनकी प्रैक्टिस ही नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करूंगा, ये वाई जेड, ये वाला वाई जेड और जेड वाई, देखो ना एक से लग रहा है कि नहीं, एक साथ जाके इंटीग्रेशन वाला पोर्शन को मिल जाएगा बड़ा इजीली। चलिए मैं लेता हूँ, इसको लग रखता हूँ 2 वाले पोर्शन को, ठीक है। चलिए चलो देखें, ये ठीक है, 2y इधर, बाकी दोनों पोर्शन इधर। कुछ अब दिखाई दिया क्या होने वाला है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन ले लूं, कुछ दिखाई दिया हल्का सा, ये स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा। ये पोर्शन किसका है, वाई जेड का डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट टाइम लिख देता हूँ। ये मैं तभी तो कह रहा हूँ ये फर्स्ट ईयर है। डायरेक्ट कहोगे तो ये कहोगे तो पता नहीं क्या कर दिया, ये कुछ नहीं कर दिया है, ये फर्स्ट ईयर है सब कुछ, ठीक। ये वाई जेड, ये पोर्शन कन्वर्ट हो गया यहाँ इंटीग्रेटिंग, ये वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। ये पोर्शन मेरा ध्यान से देखिए, जब मैं इंटीग्रेशन लगाऊंगा यहाँ पर तो ये जरा ऐसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dz प्लस z dy, हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 और 2 से 2 कैंसिल। इसका क्या होगा, इसका होगा डिफरेंशिएशन ऑफ वाई जेड, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कट गया, एक तरह से वाई जेड बच गया, वही तो मैंने यहाँ लिखा है। तो क्या प्रॉब्लम हुई, कुछ नहीं हुई। अब ये आ गया C2, इसको इधर ले जाइए माइनस में, वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड, मैं लिख देता हूँ टाइप किया हुआ, C2 आ गया, बस यही हमको चाहिए था, आ गया ये C1 और C2। क्या करना है आगे, बस एक फंक्शन लिखना है कोई भी, C1, C2, C1 C2 की वैल्यू उठा के रख दीजिए और आंसर, या दूसरी लैंग्वेज में C1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ C2, ये लिख दीजिए, दोनों आंसर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा देख लेते हैं या दूसरा वाला फॉर्मूला, C1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ C2, आप C2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ C1 भी कर सकते हैं, राइट। 2 मेथड बताए आप लोगों के, या तो आप लोग फंक्शन C1, C2 इक्वल टू 0 कर दीजिए, जो मैंने यहां नहीं किया है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसा वाला कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा, नहीं आंसर ही है। और या फिर दूसरी लैंग्वेज में आप C1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ C2 लिख दीजिए, ये भी आंसर है। बट C1 की वैल्यू बतानी पड़ेगी, C1 की वैल्यू है ये आ जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फंक्शन ऑफ C2, C2 की वैल्यू है ये रही, वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड, बस फाइनल आंसर, ये कंप्लीट हो गया। कल हम लोग इससे आगे एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। आप कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।